Respected ma'am and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Rida Liaquat with roll number 1013. Today I am here to present the topic biosecurity. बायोसिक्योरिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोसिक्योरिटी। जो फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है बायोसिक्योरिटी को उसमें हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ समथिंग लाइक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, टू ऑल ओवर द प्लानट। ऑल ओवर द प्लानट मतलब वर्ल्ड वाइड। एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता होता है, मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसकी जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द प्लानट जो है ये जो भी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, ये जो है वो मूव करती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। इंक्रीज ट्रेड ऑफ फूड प्रोडक्ट। इंक्रीज ट्रेड ऑफ फूड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फूड की प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं या एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, तिजारत ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। इसका फैक्टर क्या है बायोसिक्योरिटी के ऊपर कि जब फूड हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करती है ना, या एक फैक्ट्री से दूसरी की तरफ मूव करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको स्टेरिलाइज नहीं करते, ठीक है। उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं आउटसाइड द फूड, ठीक है, वो जो है ना उसको हम ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वैसे मूव कर जाते हैं, तो वो बायोसिक्योरिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, उसको मतलब कि जो है ना डिस्टर्ब करते हैं। ये उसका एक फैक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रैवल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। इंक्रीजिंग ट्रैवल एंड मूवमेंट का मतलब ये है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, ज़्यादा मूवमेंट शो करना, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ या एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ मूव करना। तो ये जो होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना क्या होता है कि बायोसिक्योरिटी पे इफेक्ट करता है कि एक बंदा जिस जगह पर रह रहा है ना, वहाँ के जर्म्स दूसरी जगह पर जाके लेके चला जाता है। जैसे कोविड-19 है, हमें पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह कोविड-19 जो है इसकी वजह से जो है वो लॉकडाउन हुआ था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव ना कर सकें, ठीक है। तो चाइनीज़ के जो थे वहाँ पर भी जो है वो लोग पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे, पाकिस्तान के लोग चाइना नहीं जा सकते, इंडिया में भी लॉकडाउन, हर जगह पर लॉकडाउन हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि बायोसिक्योरिटी को सिक्योर किया जाए, मतलब जो एरिया है उसको सिक्योर किया जाए। इसीलिए ये जो है इंक्रीजिंग ट्रैवलिंग मूवमेंट, जो मतलब ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे ना, उसकी वजह से जो है वो कोविड-19 ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा था, जिसकी वजह से हम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है, इन सब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या सजेशन किया था? उन्होंने कहा था लॉकडाउन कर दिया जाए, कि ट्रैवलिंग पर पूरी पाबंदी लगा दी जाए, जिसकी वजह से जो एक जर्म्स जो हैं वो दूसरी जगह से मूव ही ना कर सके, और जो बायोसिक्योरिटी को मतलब कि उसकी जो है वो उसको प्रमोट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, ठीक है, बायोसिक्योरिटी को उस पर अफेक्ट ना कर सकें उस एरिया को। हाई डिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज़ ऑन फूड इम्पोर्ट्स। हाई डिपेंडेंस ये भी एक फैक्टर है कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने वो जो एक चीज़ें इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि कुछ ममालिक हैं वो एक चीज़ें अपने ममालिक में नहीं बना सकते अपने मुल्क में, तो वो दूसरों से दूसरों से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, दूसरों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरह का बिज़नेस चलता रहता है इनका, ठीक हो गया, कुछ लेते रहते हैं कुछ देते रहते हैं, वो क्योंकि खुद सारी चीज़ें नहीं ना बना सकते, तो वो इस तरह का जो है वो इंपोर्ट करते रहते हैं। तो वो जो है ना इंपोर्ट होता है किसी चीज़ से लेना, किसी कंट्री से लेना, ठीक हो गया। तो ये जो है ना कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वो अपने मुल्क में वो चीज़ें नहीं बना सकते, तो वो दूसरों से इंपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से। तो ये भी एक फैक्टर है कि बायोसिक्योरिटी पे इफेक्ट करते हैं कि ज़्यादा जो है वो लोग फूड, जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो फूड इंपोर्ट पे डिपेंड करती हैं, वो अपने मुल्क में वो नहीं बना सकती। ये भी बायोसिक्योरिटी का एक फैक्टर है। इंक्रीज ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंक्रीज ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, कुछ फर्टिलाइज़र जो हैं वो कंट्रीज़ जो हैं उनको भी इंपोर्ट करती हैं, ठीक है, उनकी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जब होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है उनकी, तो उनको भी जो है वो स्टेरिलाइज़ नहीं किया जाता, उनके जो है वो उनके जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता, किल नहीं किया जाता, ठीक है, तो जो वो उनके साथ इंपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो वो जो हैं वो जर्म्स उनके अंदर जो होते हैं वो डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं उन एरिया में, जिस एरिया में उसको इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़। न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन जब मतलब कि हमने न्यू प्रोडक्ट बनाई एग्रीकल्चर की, उसको स्टेरिलाइज़ नहीं किया, वो उसका पता नहीं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उस एरिया के ऊपर, कि वो जो प्रोडक्शन बनाई है हमें तो नहीं पता उसका क्या रिज़ल्ट होगा। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़, जो नई नई हम फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, अगर उसमें भी मतलब कि कुछ इफ़ेक्ट आ जाए, मतलब कुछ चेंजेस आ जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर लें जो मतलब नहीं करनी चाहिए थी, तो वो भी जो है वो बायोसिक्योरिटी के लिए अफेक्ट करती है उसको।
उनके चेंजेस लेकर आते हैं ना ये लोग, मतलब ये जो अगर न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो न्यू फूड हम बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ लेकर आते हैं, तो वो हर दफ़ा ये तो नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी हर दफ़ा अच्छी ही हो, उसका गुड इम्पैक्ट ही हो एरिया के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, ठीक है, बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है बायोसिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कीप आउट अनऑथोराइज्ड पर्सन एंड लॉक डोर्स। अनऑथोराइज्ड पर्सन की जिसके पास परमिट ना हो, हमने मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि हमने एक लैब को बायोसिक्योर करना है, ठीक है, या हमने किसी घर को करना है, या हमने पोल्ट्री फार्म को करना है, या हम किसी चीज़ को भी बायोसिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को हमने करना है ना सिक्योर, वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर कुछ स्पेशल पर्सन जो है उनको ही परमिट हो कि वो जा सकें, ठीक है, उनके पास ही परमिट होना चाहिए कि वो उधर जा सके। अनऑथोराइज पर्सन को वहाँ पर जाना मना होना चाहिए, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। कीप आउट, उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए। एंड लॉक डोर्स, और जो जिस जगह को हमने सिक्योर करना है ना उसको हमने लॉक रखना है, ठीक है। 90% ऑफ डिजीज़ हैव ह्यूमन कॉज। 90% जो डिजीज़ हैं वो ह्यूमन कॉज की वजह से होती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो प्रिकॉशन उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो प्रिवेंटरी मेजर्स हमें दी जाती हैं ना उनको फॉलो नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो है वो उनको डिजीज़ कॉज कर जाती है, डिजीज़ हो जाती है। तो इसेंशियल विजिटर्स ओनली, जो विजिटर जो हैं वो इसेंशियल हैं, मतलब कि लैब में जिनने काम करा, रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स के अलावा कोई भी उधर ना जाए, ठीक है। किसी भी ऐसे बंदे को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए कि जो मतलब कि वहाँ पर उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उनको नहीं जाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदे जाएँ, वो लोग जाएँ जिनकी वहाँ पर ज़रूरत है। प्रोटेक्टिव क्लीन कवरिंग फॉर ऑल स्टाफ एंड विजिटर्स। प्रोटेक्टिव क्लीन कवरिंग मतलब कि जो प्रॉपर उन्होंने मास्क पहना हो, लैब कोट पहना हो, ठीक है, स्पेशल ग्लासेस यूज़ की गई हो, ठीक है, शूज़ भी अच्छे से वो वाले पहने हो जो मतलब कि वहाँ पर लैब या उस एरिया के लिए जिसको हमने सिक्योर करना है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, प्रॉपर हमें कवर होना चाहिए, ठीक है, उस एरिया जिसको हमने सिक्योर करना है वहाँ पर हमें भी प्रॉपर सिक्योर मतलब अपने आप को कवर करना चाहिए। चेंज बूट्स फॉर विजिटर्स, जैसे कि कुछ विजिटर्स होते हैं उनको बाहर जो शूज़ यूज़ करते हैं वो उस एरिया में भी वो शूज़ ना लेकर जाएं जिसको हमने सिक्योर करना है, क्योंकि बाहर से जो जर्म्स है वो उस एरिया में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो अब जब अंदर जाना है ना उन्होंने उस एरिया के अंदर जिसको हमने सिक्योर करना है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई लैब हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, हमने उसको सिक्योर करना है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके लिए स्पेशल शूज़ यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया उसके बारे में। स्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ डिप्स फॉर ऑल द व्हीकल्स विजिटिंग द साइट को जब विज़िट करना है ना तो वहाँ पर हमें पता है कि व्हीकल्स आती हैं और बाइक वगैरह, तो उन सब के लिए जो उनको जो टायर्स हैं उनको भी है ना जो डिप करना चाहिए। स्पेशल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर उनको डिप करके तो वो हम जो हैं उनको सिक्योर करते हैं। यूज़ डिस्पोजेबल क्लॉथ्स एंड शूज़ विच आर लेफ्ट एट द बिल्डिंग आफ्टर द विजिट। हमें डिस्पोजेबल क्लॉथ और शूज़ को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और बिल्डिंग से जब हम वापस आएँ विज़िट करके तो वहाँ पर जो है उनको उतार दें फौरी तौर पर, ताकि जो अंदर के जो जर्म्स हैं वो बाहर ना आ सकें और बाहर के जो जर्म्स हैं वो अंदर ना जा सकें। डोंट फॉलो द डोमेस्टिक एनिमल्स डोंट अलाउ द डोमेस्टिक एनिमल्स टू एंटर द हाउस। डोमेस्टिक एनिमल्स को इंटर नहीं होने देना चाहिए उस हाउस के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जिसको हम सिक्योर कर रहे हैं। अवॉइड मूविंग एनी इक्विपमेंट फ्रॉम रूम टू रूम। अगर हमने एक रूम से ज़्यादा से ज़्यादा जिस रूम में जिसको हमने सिक्योर करना है ना उस रूम के अंदर ही ना हमें इक्विपमेंट वो सारे के सारे जो हमें इक्विपमेंट चाहिए ना उसके अंदर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस रूम को हम सिक्योर कर रहे हैं उसके इक्विपमेंट जो है वो एसेंशियल इक्विपमेंट वो दूसरे रूम में पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। और मूविंग इक्विपमेंट को ना वो अवॉइड ही करना चाहिए। जिस जगह को हमने सिक्योर करना है ना वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट को हमने मतलब रखना चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए हमें। एनी इक्विपमेंट ब्रॉड फ्रॉम अदर रूम्स मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। अगर हमें मतलब ऐसा हो गया है कि हमने जिस रूम को बायो सिक्योर करना है वहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट रखना भूल गए हैं, तो क्या करना चाहिए कि अगर हमने उसको मूव करवाना ना एक रूम से दूसरे रूम में, या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, या एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ, तो हम क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, तभी उसको मूव करवा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में फर्स्ट एग्रीमेंट जो है द IPPC. IPPC stands for International Plant Protective Committee. Is a mutual agreement for cooperation in plant health and protection under the auspices of the United Nations Food and Agriculture Organization. IPCC क्या है, एक कमेटी है जो कि प्लांट की हेल्थ और प्रोडक्शन को मेंटेन करती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर,
ठीक है। इसका जो है ना यूनाइटेड नेशंस के ऑस्पिसेस से ना ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। द IPCC एड्रेसेस प्लांट हेल्थ प्रोटेक्शन बाय द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू मीट फोटोसैनिटरी नीड्स। IPCC क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्लांट की हेल्थ को, उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी जो है वो इस्टेब्लिश कराता है, ठीक हो गया। यूज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल मेथड को यूज़ किया जाता है फाइटोसैनिटरी नीड्स, कि जो प्लांट्स की जो डिजीज़ है ना, मतलब कि कोई डिजीज़ अगर कॉज कर गई है उसको उससे बचाना है। और उसके बाद क्या आएगा कि इन्वेसिव एनिमल से बचाना है, ठीक है, हमलावर एनिमल से बचाना है। ये जो प्लांट की मेंटेनेंस के लिए कि वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लांट्स की प्रोटेक्शन और हेल्थ के लिए जो मेजरमेंट्स की जाती है वो इनकी तरफ से की जाती हैं। अदर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इंक्लूड इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये एग्रीमेंट जो हुआ था 2005 में हुआ था। उसके बाद जो एक और एग्रीमेंट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स एंड ट्रेड के ऊपर भी एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि हुआ था 1947 में। ये ट्रेड और टैरिफ्स हमें पता है कि जो तिजारत और इसके ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया गया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह होनी चाहिए, कौन से प्रॉपर हमें मेजरमेंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि बायोसिक्योरिटी को अफेक्ट ना करे और उसके लिए फेवरेबल हो, ठीक हो गया। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ बायोसिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो बायोसिक्योरिटी के होने हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो स्टेरिलाइजेशन आता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इन्फेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस को कहते हैं। डिस्ट्रक्शन के मुकम्मल तौर पर उसको किल कर देना। इन्फेक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स, रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स मतलब कि जो डिवाइड करना हो, ठीक है, उस फॉर्म को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव कि जिस फॉर्म में वो इन्फेक्ट करते हैं और जिस फॉर्म में रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उन फॉर्म को स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से जो है हम उसको किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उसके रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स और उसके इन्फेक्टिव फॉर्म्स को हम मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइजेशन के जरिए किल कर देते हैं। डिसइंफेक्शन का होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेजिटेटिव फॉर्म्स क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें जो है वो सेल जो है वो एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव फॉर्म्स उसको बोलते हैं जिसके ज़रिए एंडोस्पोर या स्पोर प्रोड्यूस की जाते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं। ये उस फॉर्म को डिस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पोर्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब है, ये बहुत मजे की बात है कि जो डिसइंफेक्शन है ना, उससे क्या होता है कि हम स्पोर्स को जो है वो डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, स्पोर्स को किल नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है हम इसकी वेजिटेटिव फॉर्म को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि जिसकी वजह से स्पोर बना ही ना सके। मतलब अगर स्पोर बन गया है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से, लेकिन अगर स्पोर बना ही नहीं है तो फिर हम उसको किल कर सकते हैं कि वो बने ही ना। बनने के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं लेकिन स्पोर्स को हम नहीं किल कर सकते डिसइंफेक्शन के ज़रिए। Sanitation, the reduction of pathogenic organisms numbers to a level at which they do not pose a disease that threat to their host. Reduction sanitation के प्रोसेस ये करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनके नंबर को हम कम कर देते हैं ताकि वो डिजीज़ ही कॉज ना कर सके। जैसे हम सैनिटेशन ऑफ वाटर को सैनिटाइज़ किया जाता है ताकि वो जो है उसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योर हो सके और हम उसको पिएँ तो हम जो है वो डिजीज़ कॉज ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई शुड क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग बी कैरिड आउट एज 2 स्टेप प्रोसेस। कहते हैं कि क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग के प्रोसेस को हम 2 स्टेप क्यों यूज़ करते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है कि द प्रेजेंस ऑफ एनी रेजिडुअल सॉइल कैन केमिकली और फिजिकली इम्पेयर द एफिकेसी ऑफ सैनिटाइजर्स। कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एनी रेजिडुअल सॉइल, किसी भी सॉइल का जिस एरिया को हमने जिस एरिया को हमने बायोसिक्योर करना है ना, जिस एरिया को हमने बायोसिक्योर करना है ना, उस एरिया पे जितने भी जो सॉइल और केमिकल्स हैं ना, उन सबको जो है वो केमिकली तौर पर ना द प्रेजेंस ऑफ एनी रेजिडुअल सॉइल कैन केमिकली और फिजिकली इम्पेयर द एफिकेसी ऑफ सैनिटाइजर्स। जिस सॉइल की जो है ना माइक्रो, जिस एरिया पे हमने उसको हमने सिक्योर करना है ना, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें पता है कि जर्म्स होते हैं, उनके ऊपर अगर सॉइल आ जाएगी ना, सॉइल आ जाएगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर कर देंगे, उनके ऊपर एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। और अगर हम उसको सैनिटाइज़ करेंगे ना तो वो जो है वो क्लीन नहीं हो सकेगा, साफ़ नहीं हो सकेगा, प्योर नहीं हो सकेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम उसको क्लीन करेंगे, उस एरिया को साफ़ करेंगे, उसके बाद हम सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे ताकि जो है वो सॉइल में शील्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अननेसेसरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सैनिटाइजर, कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि उनके ऊपर एक सॉइल की लेयर बन जाती है। उस सॉइल की लेयर को हम सबसे पहले साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद उसके बाद हम सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे ताकि जो है वो उसको हम किल कर सकें। द एनिमी काई बैक्टीरिया, इकोलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, ये एनिमीज़ हैं बायोसिक्योरिटी के। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि वायरसेस बैक्टीरिया जो है ये बायोसिक्योरिटी के लिए एनिमी ही हैं, उसको सिक्योर नहीं रहने देते। उसके बाद लास्ट पॉइंट लास्ट स्लाइड्स में आता है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने किसी एरिया को सिक्योर करना है ना, बायोसिक्योर करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स ये जो हैं इनको हम ज़रूर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है
फॉलो द सेफ्टी साइंस इन ईच एरिया, उस एरिया में जितनी भी सेफ्टी साइंस है उसको हमने फॉलो करना है। स्पीचेज ऑन द फ्लोर क्लीन इमीडिएटली, फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितना भी बिखराव है ना किसी चीज़ों का, उनको जल्दी से जल्दी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर ज़्यादा से चीज़ें जो हैं वो गंदी सी ज़मीन पर पड़ी रहें तो उनके ऊपर जर्म्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो एरिया है वो बायोसिक्योर नहीं रह पाएगा, साफ़ नहीं रह पाएगा। कीप द थिंग्स ऑल टाइम्स एट इट्स राइट प्लेस, हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। जिस तरह ये हमने पहले बात की कि बिखराव नहीं होना चाहिए। डोंट ब्लॉक डोर्स एंड पैसेजेस, डोर्स और इनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट ब्लॉक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उनके जो है प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। डोंट ब्लॉक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, उनके आगे कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। अगर खुदा न खासा अगर कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई आग वगैरह लग जाए ना, तो उनको कवर नहीं होना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके और हम जल्दी से जल्दी कोई प्रिवेंटरी मेजर्स कर सकें। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE, इसको मैंने पहले भी बात की है कि लैब में या किसी भी जिस जगह को हमने सिक्योर करना है वहाँ पर जाते हुए हमें लैब कोट पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, उसके रिस्पेक्टिव जो है वो शूज़ पहनने चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, ग्लासेस पहनने चाहिए। ये सारी की सारी हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। अवेयर ऑफ द लोकेशन यूजेज द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की लोकेशन का पता होना चाहिए हमें। रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन एक्सीडेंट टू योर सुपरवाइज़र, ठीक है। रिपोर्ट करनी चाहिए अनसेफ कंडीशंस को, एक्सीडेंट टू योर सुपरवाइज़र, जो हमारा सुपरवाइज़र उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है फॉलो मशीन सेफ्टी गाइडलाइंस, हमने जो मशीन हम यूज़ करें ना उसके अकॉर्डिंग हमें सेफ्टी गाइडलाइंस का प्रॉपर पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करी जाती है। यूज़ सेफ लिफ्टिंग मेथड्स, सेफ लिफ्टिंग मेथड के हमें प्रॉपर मेथड को यूज़ करना चाहिए लिफ्टिंग के लिए, ठीक हो गया। कि सामान को अगर आपने किसी लगेज को कैरी करना है ना, तो वो उसके लिए प्रॉपर मेथड को यूज़ करना चाहिए। नो लूज डैमेज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, डोंट कीप ओपन इलेक्ट्रिकल पैनल को ओपन नहीं रखना चाहिए, उसको कवर होना चाहिए। यूज़ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, वही बात होगी फॉर मूविंग हैवी आइटम्स। यूज़ हॉट वर्क परमिट फॉर वेल्डिंग जॉब्स। फॉलो लॉक्ड आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर फॉर आइसोलेट द एनर्जी सोर्सेज। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।